नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिवानी द्वारा लिखित कहानी जिसका शीर्षक है के। क्यों माता जी चली गईं? फिर वही बेतुका प्रश्न। झुंझलाकर शेखर ने हाथ की पुस्तक पटक दी और उठ खड़ा हुआ। इधर उधर संधानी दृष्टि का घेरा डालने पर भी कोई नहीं दिखा। चाहता तो अभी भी दीवार फांद उस रहस्यमयी प्रश्नकर्ती को खींचकर बाहर ला सकता था, पर वह संत स्वभाव का मकान मालिक जानता था कि उसके मकान के दूसरे भाग में 5 प्रौढ़ा संसार त्यागी विधवाओं की राम मंडली रहती थी। स्त्रियों के बीच वह कैसे जाता? पर निश्चय ही प्रश्न उस 5 में से एक के कंठ का भी नहीं था। वे नित्य ही ब्रह्म मुहूर्त में अपनी राम राम लिखी आइसक्रीम की गाड़ी को ठेलती संगम की ओर निकल पड़ती और दिन डूबे लौटती। एक बार उन 5 ने अपने गुरुदेव के आगमन के उपलक्ष्य में विराट भंडारे का आयोजन किया था और प्रसादी कुछ अधिक मात्रा में खा लेने पर 5 को एक साथ हैजा हो गया। उसकी पत्नी के ही उन 5 को एम्बुलेंस में लादकर अस्पताल ले गई थी। कैसे मर्दाने चेहरे थे उनके और कैसा रूखा कंठस्वर। यह मीठी हंसी निश्चय ही उनके गलों की नहीं थी। 4 दिन से वह जैसे ही के को अस्पताल पहुंचाकर लौटता और पढ़ने बैठता, फिर वही प्रश्न, माताजी चली गईं? एक दिन तो उसने उचक्कर दीवार से झांक ही दिया। राम मंडली के दलान में एक लंबी रस्सी तनी थी। उस पर कई रामनामी साड़ियां सूख रही थी। एक और चमचमाता पीतल का कलसा धरा था और एक मचिया पर कुछ मिर्चें सूख रही थी। आसपास कहीं कोई नहीं था। आज वह निश्चय ही कैसे कहेगा। पत्नी कमला को वह इसी नाम से पुकारता था। के आती ही होगी। वह पुस्तक लेकर भीतर आ गया। उसके कमरे में पहुंचते ही उसकी के तीव्र आंधी के झोंके की भांति आ गई। वह हमेशा ऐसे ही आती थी। द्वार भरभराती, कुर्सियां धकेलती, वह हाथ का आला झुलाती हाँफ रही थी। ओ शेखर, बस 10 मिनट निकाल कर आई हूँ। भूख के मारे आंतें कुलबुला रही है। वह जोर से एक कुर्सी पर धम से बैठ गई और उसने ऐसा प्रश्न पूछा जो प्रायः पति अपनी पत्नी से पूछता है, क्या क्या है खाने में आज? सब तुम्हारी पसंद का है। ऊपर से रोशनदान से सटी 2 आंखें आश्चर्य से फैलती जा रही थी। दोनों थाल परसकर आ गए। शेखर अपनी नाजुक उंगलियों से चपाती के नन्हे कौर सालन में डुबोकर खा रहा था। उधर के अपनी भद्दी चौकोर पहाड़ी भिंडी सी उंगलियों को चाटती पूरी चपाती का एक ही निवाला बनाती ठूसती जा रही थी। हर कौर के साथ उसका अनर्गल वार्तालाप चालू था। आज शाम को कोफ्ते बनवाना शेखर, पर देखते रहना, नहीं तो आधा घी साफ कर देगा। वैसे भी अच्छा खनसामा हमेशा चोर ही होता है। अगर आज शाम को कोई बच्चा जनने ना धमकी तो पिक्चर देखने चलेंगे डार्लिंग। फटाफट 15 चपातियां भकोस, 3 ढकारे मार के उठ खड़ी हुई। शेखर भी नैपकिन से अपनी पतली मूछें पोंछ पत्नी को विदा देने उठ गया। आने से पहले फ़ोन कर देना, तुम्हें चाय तैयार मिलेगी के? वह मुस्कुराया। तुम्हारे रहते मुझे कौन सी चीज़ तैयार नहीं मिलती शेखर। सुरसा की भांति मुंह खोले वह अपने तरुण पति को विदा चुंबन का ग्रास बनाने लपकी तो रोशनदान वाले ने मुंह में रुमाल ठूस लिया। हाय बेचारा, अपनी दादी की हमउम्र पत्नी कहाँ से ढूंढ लाया। ठीक ही कह रही थी मौसी, चांद का टुकड़ा है हमारा पड़ोसी, और ऐसा शरीफ कि 4 साल से साथ रहते हैं, पर मजाल है जो कभी आंख उठाकर देख ले। मन ही मन किशोरी को हंसी आ गई थी। देखता भी क्या बेचारा, देखने लायक चीज हो और किसी पुरुष की आंखें न उठी। मौसी और उसकी 4 सहेलियां भी भला कोई देखने की चीज थी। रात को देख ले तो डर के भाग जाए। मौसी किशोरी की मझली मौसी थी और राम मंडली की हेड रामनी। अभी 8 दिन पहले यही मौसी अनाथ किशोरी को ठीक विवाह के 7 फेरों के बीच से खींच लाई थी। उसकी ससुराल वालों ने ही धोखा दिया था, या राम जाने ताऊ की ही मति भ्रष्ट हो गई। ठीक फेरों के समय दूल्हे को मिर्गी का दौरा पड़ गया। मौसी किशोरी को धड़ल्ले से खींच ले आई। तुम खाओ पियो मौज करो, तुम्हारा इंटर का रिजल्ट निकलते ही हम तुम्हें बोर्डिंग में डाल देंगी, मौसी ने उसे आश्वासन दिया था। मौसी का दल दिन भर कीर्तन करने निकल जाता और वह विराट कक्ष में अकेली रह जाती।
न कहानी की पत्रिकाएं न उपन्यास। मौसी उसे ताले में बंद कर जाती। देख केसी, ताक झांक मत करियो, तेरा ससुर बड़ा 420 है, न जाने कहाँ से ताक लगाए रहेगा, इसी से ताला डाल जाती हूँ। पर चंचल किशोरी नए पकड़े गए जंगली तोते की भांति अपने चमचमाते पिंजरे में चोंच मारती रहती। वह तो 4-5 दिन से यह नित्य नवीन नाटक मिले जा रहा था। कितना गौर रंग है, कैसा ऊंचा कद, पर मरे को और कोई नहीं मिली जो अपनी दादी को ब्याह लाया, वह भी कैसी बदसूरत, फूले फाले गाल, सन से सफ़ेद बाल। मौसी उसे पूरी कहानी सुना चुकी थी। डॉक्टरनी के पिता बहुत बड़े जमींदार थे। अपनी कुरूप पुत्री के लिए बर नहीं जुटा पाए तो डॉक्टरनी बना दिया। कमला डॉक्टरनी बनकर निकली तो अंगुलियों से जैसे अमृत संजीवनी टपकने लगी। नारी धरते ही रोग का निदान कर देती। पिता की मृत्यु के पश्चात वह माँ के भारी गहने, पिता के पैसा लेकर शहर आ गई। पीड़ा से कराहती जच्चा को वह एक ऐसी धमकी लगाती कि गर्भस्थ शिशु सहमकर भूमि पर आ जाता। वह बिना फीस के किसी रोगिणी की नब्ज भी नहीं छूती थी। मंगलवार को वह घर पर ही मरीज देखती थी। एक दिन वह ऐसी ही लंबी कतार को बारी बारी से देख रही थी कि क्यू के अंत में खड़े एक सिर मुड़े से उदास पीले चेहरे के युवक को देखकर वह चौंक गई। चेहरा कुछ कुछ जाना पहचाना लगा। जाओ, वह लड़के से पूछ कर आओ, क्या वह मरीजा को अपने साथ लाया है? बड़ा घबराया सा लग रहा है, उसने अपने कंपाउंडर से कहा। घाक कंपाउंडरनी चौंकी। आज तक तो कोई कितना भी घबराया क्यों न हो, मालकिन कभी नहीं पसीजी। उसका कोई बीमार नहीं है सरकार, कहता है आपसे ही काम है। डॉक्टरनी ने उसे अपने निजी कमरे में बुलवा भेजा। युवक बेहद घबराया लग रहा था। उसने बिना कुछ कहे ही एक लिफाफा बढ़ा दिया। उसके पिता के मुंशी के हाथों से लिखा गया अनुनयपूर्ण पत्र था। उसके बचने की उम्मीद कम है। क्या शेखर को उसके चरणों में वे डाल सकते हैं? अपना छोटा भाई ही समझ लेना बेटी, उन्होंने लिखा था। डॉक्टरनी ने पूछा, कहाँ रहते हो? शेखर ने कहा, अपने पिताजी के ताऊ के दामाद के यहाँ। क्या करते हो? तो शेखर ने कहा, इसी वर्ष फिजिक्स में एमएससी का फाइनल दे रहा हूँ। कहकर शेखर सुबकने लगा। डॉक्टरनी ने अपना रुमाल उसकी ओर बढ़ा दिया। तुम यहीं क्यों नहीं चले आते? इतना बड़ा बंगला है, मैं तो दिन भर अस्पताल में रहती हूँ। तुम निचला एक पूरा सेट ले लो और आराम से पढ़ना। 2-3 नौकर हैं, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। देखो छेदी, उसने अपने सबसे चुस्त नौकर को बुलाकर कहा, यह हमारे मुंशी जी के बेटे हैं, अब यहीं रहेंगे, इन्हें किसी तरह की तकलीफ ना हो, समझे? और इस प्रकार शेखर दिन प्रतिदिन एहसान के प्राणलेवा दलदल की गहराई में डूबने लगा। कितना ही काम क्यों न हो, डॉक्टरनी उसे साथ बिठाकर खिलाती। उसे लेकर कभी कभी डॉक्टरनी घूमने निकलती तो लोग कहते, डॉक्टरनी ने एक बड़े ही सजीले नौजवान को गोद लिया है, अब अपनी सारी संपत्ति भी उसी के नाम लिख रही है। पूरे शहर में तहलका तब मच गया जब अधेड़ डॉक्टरनी ने शेखर से विवाह कर लिया। पर इस शहर में एक भी घर ऐसा नहीं था जो डॉक्टरनी के एहसानों से न दवा हो। इसी कारण जिस तेजी से कटु आलोचना का गगनचुंबी ज्वार उठा, उसी तेजी से उतर भी गया। अधेड़ डॉक्टरनी अब सच सवर कर अपने नौजवान पति के साथ घूमने लगी। मिलने वालों की समझ में नहीं आता था कि उस अभागे को बधाई दे या सहानुभूति के शब्दों से उसका अभिषेक करे। डॉक्टरनी ने विवाह के 5वें दिन ही हनीमून की जोर शोर से तैयारी कर दी। इसी समय राम मंडली टपक पड़ी। 5 विधवाओं को देख कम किराए में ही आधा बंगला दे दिया। अगर कोई सुंदर पोटसी होती तो वह 2 घड़ी सोचती। तब से राम मंडली वहीं जमी थी। के हनीमून से लौटने पर हेड रमनी ने उसके ईर्ष्यालु स्वभाव के कारण किशोरी के आगमन की खबर नहीं दी। किशोरी को तो वह बाहर झांकने भी नहीं देती थी, पर किशोरी क्या बिना झांके मान जाती?
चौथे दिन पांचों मौसियाँ संगम को गई और के को अस्पताल पहुंचा। शेखर पुस्तक लेकर आंगन में बैठा ही था कि उसने फिर पूछा, क्यों माताजी चली गईं? शेखर जैसे पहले से ही तत्पर बैठा था। शेखर ने लपक कर डाल पकड़ ऐसे हिलाई जैसे पके फल गिरा रहा हो। टब से टपके आम की सी किशोरी टपक पड़ी। क्षण भर को भी पकड़ने वाला चूकता तो हाथ पैर चुरमार हो जाते। शेखर अचानक घबरा गया। क्षमा कीजिएगा, मुझे पता नहीं था कि उस डाल पर आप हैं। किशोरी बोली, ओह, आपने क्या सोचा कि उस डाल को हिलाने से आपकी दादी गिरेंगी नीचे? शेखर ने कहा, अब आप जाइए, मुझे अस्पताल जाना है। उसने आंखें नीचे किए बड़े नम्र स्वर में कहा। ओह, अपने के को लाने? किशोरी फिर हंसी। अच्छा बताइए तो, आज आपकी के ने कुल जमा 10 ही चपातियाँ क्यों खाई? और दिन तो 15 खाती थी बेचारी। मैं रात को भी रोशनदान से देखती रहूंगी। ठीक से खिलाइएगा, आखिर उसी खूंटे के बल तो आप नाचते हैं। किशोरी ने फिर हंसकर कहा, हमारी मौसी हमें ताले में बंद करके जाती है। कहती है अति रूप से ही सीता हरण हुआ था। मैं तो कहूँगी आपकी केकी भी यह सरासर नादानी है। आपको ताले में बंद न रखना उसकी मूर्खता है। लीजिए, सहारा दे तो मैं चट से डाल पकड़ लूँ। शेखर ने उस उदंड बालिका का आदेश गुमसुम होकर सुना, फिर चुपचाप भीतर से एक स्टूल लाकर धर दिया। धन्यवाद कहकर वह कूदकर उड़नछू हो गई और जाते जाते कह गई, माता जी से प्रणाम कहिएगा। शेखर कुछ देर तक बुत सा खड़ा ही था कि धरधराती के आ गई। यह क्या शेखर, सो गए थे क्या? कई बार फोन किया, घंटी खुनखुनाती रही, किसी ने उठाया ही नहीं। मुझे अस्पताल की एम्बुलेंस से आना पड़ा। कल मुझे गोरखपुर जाना है शेखर, वह बोली। एक तगड़ी रईस मुर्गी फंसी है। रायजादा साहब की बहू की डिलीवरी के लिए बुलावा आया है। दूसरे दिन सुबह 4 बजे ही के निकल गई। उधर राम मंडली भी किसी पेड़ पर लटके 200 वर्ष के बाबा जी के दर्शन के लिए चली गई थी। आश्वस्त होकर शेखर ने बत्ती बुझाई और सो गया। सुबह होने में घंटा भर था। अचानक खाने के कमरे से खटपट शब्द सुना तो वह चौंका। वह झुंझलाकर उठा और खाने के कमरे की ओर लपका। आइए, मुस्कुराती किशोरी का कंठ केक के एक बड़े से टुकड़े से अवरुद्ध था। वह भी उसे ऐसे खा रही थी जैसे वही गृहस्वामिनी हो। बड़ी भूख लगी थी। वह बड़े ही प्यारे ढीठ स्वर में बोली, सुबह आपकी केक का नाश्ता देखती रही। ढेर सा सामान बचा था, अपने को रोक नहीं सकी। शेखर उस बेहया लड़की के दुस्साहस को देखकर दंग था। थोड़ी ही देर में छेदी आता होगा। पता नहीं यह सिरफिरी क्या कर बैठे। शेखर ने पूछा, आप हैं कौन? किशोरी ने हंसते हुए कहा, आपसे मतलब? किशोरी एक एक ढकी प्लेट को खोलकर देख रही थी। सब कुछ चाट चुकी थी वह। एक तस्तरी में बड़ी सी टिकिया मक्खन की धरी थी। उसने लपककर वही मुख में धर ली। शेखर गिड़गिड़ाया, पता नहीं आप कौन हैं, पर इधर सब नौकर आते होंगे। आपको मेरे साथ अकेली देख लेंगे तो अच्छी बात नहीं होगी। किशोरी ने फिर हंसते हुए कहा, क्यों अच्छी बात नहीं होगी भला? आप बुरा माने या भला, जब तक आपकी के नहीं आती हम जरूर आएंगे। अब चलूं, धन्यवाद कहकर किशोरी चली गई। उस अपरिचिता के उत्पात से बचने का एक ही उपाय था। दिन भर वह अपने मित्र रमन के साथ बोर्डिंग में बिता लेगा। अपनी योजना से परम संतुष्ट हो बैग में कपड़े ठूस ही रहा था कि एक हल्के धमाके से चौंका। वह छलनामयी स्वयं मुस्कुराती सशरीर उपस्थित हो गई। ओह, मुझसे डरकर भागे जा रहे थे क्या? देखूं क्या क्या लिए जा रहे हो। अपनी केक का फोटो धरा या नहीं? वह एक एक चीजें नीचे फेंकने लगी। छी छी, आपकी के
वो टल्ली देखते ही देखते हथनी सी लगती है। शेखर अब बौखला गया। आप जाएंगी या नहीं? पता नहीं नौकर कब आ टपके और कैसे क्या कह दे। छी, कैसा नीच मन है आपका। अब वह बड़े व्यंग से मुस्कुरा उठ गई। आपने क्या सोचा? आपसे प्रेम करने आई थी मैं। सोचा था मौसी का दल 5 बजे लौटेगा, तब तक 2 घड़ी आपसे बतियाकर जी बहलाऊंगी। खैर, फिर आऊंगी। आपका छेदी आए तो जरा अपनी मोटी बुद्धि का चोला उतारकर खूंटी पर टांग दीजिएगा। छुट्टी दे दीजिएगा उसे। कहिएगा सिनेमा देखा है। समझे? उसने अपनी भुवन मोहनी हंसी का बाण ताक कर छोड़ दिया। अचूक निशाने से बिंधा शेखर का हृदय कपोत धरा पर फरफरा गया। चंचल किशोरी के हाथ थामते ही शेखर अनोखा दुस्साहस से भर गया। उधर केका ट्रंकल आया था कि रायजादा की बहू को झूठे दर्द उठे थे, पर कभी भी सच्चे दर्द उठ सकते थे। इसी से उसे 8-10 दिन रुकना पड़ेगा। सुनते ही किशोरी शेखर के गले में हाथ डालकर झूल पड़ी थी, पर उसी रात बच्चे ने जन्म ले लिया। उधर प्रेमी के की अनुपस्थिति का महोत्सव मनाने में आकंठ डूबे थे। अब छेदी को भी मुट्ठियां गर्म कर अपने साथ मिला लिया था। उसी मनहूस रात को के रात की गाड़ी से ठीक 11 बजे रिक्शा लेकर आ धमकी। गोल कमरे में शेखर की कुर्सी पर ठाठ से बैठा छेदी बीड़ी फूंक रहा था। छेदी अचानक के का तमतमाया चेहरा देखकर थरथर कांपते हुए बोला, सरकार, मेरा कसूर नहीं है। मैं नौकर हूँ। साहब का हुक्म कैसे टालूं? छेदी ने किशोरी और शेखर के बारे में के को सब कुछ बता दिया। के ने स्वाभाविक स्वर में पूछा, साहब कहाँ है छेदी? तो छेदी ने बता दिया, दोनों सिनेमा देखने गए हैं। मैं स्टेशन जा रही हूँ छेदी। शेखर से कहना कि मेरा ट्रंक कॉल आया था। मैं कल सुबह पहुँच रही हूँ। दूसरे दिन सुबह शेखर कार लेकर स्टेशन गया। घर आकर दोनों चाय पीने बैठे तो के ने शेखर से बहुत स्नेह से बात की। पहले की भांति ही के ने स्नेह से शेखर से कहा, डार्लिंग मेरा जूता खोल दो, पर शेखर ने इस बार मना कर दिया। रात को भी जब शेखर के पास के उससे बात करने गई तब वह झल्ला गया। तब के ने शेखर से कहा, आज बड़ी संतनी आई थी प्रसाद देने, साथ में उनकी एक प्यारी सी भतीजी भी थी। मैंने उन सबको कल चाय पर बुलाया है। पांचों तो केवल फलाहार लेंगी, पर उस प्यारी सी बच्ची से मैंने पूछा उसे क्या पसंद है, तो बोली कुल्फी। यह सुनकर शेखर का हृदय गदगद हो गया। चलो आज नहीं तो कल ही सही, किशोरी की एक झलक तो मिलेगी। दूसरे दिन की संध्या के आयोजन में कहीं भी कोई त्रुटि नहीं थी। किशोरी से शेखर का परिचय स्वयं के ने ही करवाया। शेखर, इससे मिलो, संसार की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी। शेखर मन ही मन मुस्काया। इस खूसट को भला क्या पता हमारा कितना प्रगाढ़ परिचय है। इतना मत खा केसी, बीमार पड़ जाएगी, हेड संतनी ने कहा। तो के बोल पड़ी, टोकती क्यों हो? अगर बीमार पड़ भी गई तो मैं हूं ना। जानती हूँ बहन, किशोरी की मौसी ने कहा। तुम्ही ने तो हम पांचों को प्राणदान दिया था। खा पी कर पांचों विदा हुई तो शेखर मन मारा सा कमरे में बैठा रहा। बार बार रोशनदान को ही देख रहा था। एक अजीब बेचैनी से शेखर का दमसा घुटने लगा। तभी संतनी रोते कलपते डॉक्टरनी बहन करते हुए द्वार भरभराया। मेरी किशोरी ऐंठी जा रही है। 1-2 दस्त और 2 उल्टियाँ हुई है। सब सुनते ही के आला लटकाए तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ गई। किशोरी, आंखें खोल बिट्टी। संतनी ने उसकी ठुड्डी पकड़कर हिलाई। किशोरी ने बड़ी चेष्टा से आंखें खोली और द्वार पर खड़े अपने नवीन प्रेमी के चेहरे पर नक्शी करा दी। शेखर, वह बुदबुदाई। शेखर निर्भय होकर बढ़ आया। पलंग की पाटी पर बैठ
उसने किशोरी की हिमशीतल हथेली हाथ में थामकर गाल से सटा ली। पांचों संतनियों की आंखें आश्चर्य से बाहर निकल आई। के जेल की कठोर जेलर सी सिरहाने खड़ी थी। किशोरी के प्राण जैसे शेखर की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। देखते ही देखते पुतलियां उलट गई। पांचों संतनियां कलेजा पीट पीट कर रोने लगी। के ने बड़ी संतनी का कंधा पकड़कर हिलाया। होश में आओ बहन, वैसे तो इसे कॉलरा था, पर सुबह होने से पहले ही अर्थी उठा दीजिए। पुलिस का कुछ ठीक नहीं, बेकार परेशान करेगी। सोने की काया को अर्थी में कसकर अस्पताल के कर्मचारी राम के नाम की महिमा से आकाश गूंजाते चल दिए। पीछे पीछे सिर झुकाए शेखर को भी जाते देख लिया था के ने। वह अपने कमरे में अस्पताल के लिए तैयार होने लगी। एकाएक छेदी द्वार पकड़कर खड़ा हो गया। हमारी बख्शीश सरकार, जान पर खेलकर कुल्फी बनाई है। कहीं कोई पकड़ लेता तो आपको तो कोई डर नहीं था, हम ही फांसी लटकते। के ने कहा, हाँ हाँ मिलेगी, शोर मत कर, शेखर आता होगा। के झुककर फीता बांध ही रही थी कि उसे लगा उसकी गर्दन पर किसी की कड़ी नजर का चाबुक पड़ रहा है। चौंक कर देखा तो शेखर की लाल अंगारे सी आंखें दहक रही थी। अरे शेखर, तुम शमशान नहीं गए क्या? उसने पूछा। नहीं, वह बीभत्स ढंग से हंसा। तुम्हें वहां पहुंचाने आया हूँ। सुनते ही छेदी खिड़की से कूदकर हवा हो गया। हत्यारी! शेखर ने के की मोटी गर्दन को हाथों में भर लिया। के की दोनों आंखें फटकर बाहर निकलने लगी। कराक शब्द के साथ उसका डेंचर गिरा और टूटकर दो टुकड़े हो गए। शेखर! वह घिघियाई। शेखर ने घृणा से अपनी थरथराती कांपती पत्नी को देखा। इसी नारी ने प्रेम का पहला पाठ पढ़ाया था। इसी भद्दी उंगली को पकड़कर उसने प्रेम कक्ष में अपना पहला डगमगाता कदम रखा था। न जाने किस विस्मृत कृतज्ञता ने उसकी पकड़ ढीली कर दी। अचकचाकर उसने अर्धमूर्छित पोपली के को एक धक्का दिया और तेजी से बाहर निकल गया। तो अब खत्म हुई कहानी के। धन्यवाद।